गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अभी हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है। इस मैटर अराउंड एस प्योर मैंने अभी आपको उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है, अभी जो आपका चैप्टर चलेगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, कि व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम्स। ठीक है बेटा, तो अब एटम्स की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि एटम्स कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे इसे फाइंड आउट किया गया। क्लियर? तो आपकी बुक में स्टार्टिंग से पैराग्राफ है, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। ग्रीक और इंडियन के जो पुराने हमारे साइंटिस्ट या फिलोसोफर थे वो हमेशा मैटर्स को लेके कुछ ना कुछ नई खोज या कुछ ना कुछ आइडियाज हमें देते रहते थे। तो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। अराउंड 500 BC के समथिंग इसका एक आइडिया दिया गया था। किसको लेकर? मैटर के डिविजिबिलिटी को लेकर। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद पोस्टुलेट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मार्टर पार्टिकल्स। अगर हम मैटर को डिवाइड करते हुए चले जाएंगे तो हमें छोटे से छोटा पार्टिकल्स मिलता हुआ चला जाएगा। अल्टीमेटली ए टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट particles beyond which further division will not be possible। और अंत में जाके हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने उस पार्टिकल्स का नाम क्या रखा? परमाणु। ठीक है, परमाणु को एटम्स को बेटा हिंदी में परमाणु कहते हैं। अनदर इंडियन फिलोसोफर पखडू कटायनम elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form, which gives us various forms of matter। एक और दूसरे फिलोसफर हुए इंडिया के पैखुडा, उन्होंने बोला था कि ये कभी सिंगल स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जिससे क्या बनता है? आपके मैटर की अलग अलग फॉर्म मिलती हैं। तो एटम्स क्या होते हैं? वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कभी सिंगल फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं मिलते हैं। ठीक है, अराउंड द सेम इरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, उसी दौरान एक और साइंटिस्ट फिलोसोफर थे ग्रीक के, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफर्स, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने बोला कि अगर हम मैटर को और डिवाइड करें, स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेज हमारे सामने आ जाएगी जहां हम पार्टिकल्स को और डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। ठीक है, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंडीशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक अभी तक ये चीज़ सिर्फ फिलोसफी में थी, सिर्फ बोला गया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी चीज़ का उनके पास नहीं था, एक्सपेरिमेंटली इसी चीज़ को प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई मेटल्स एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। उन्होंने क्या करा कि 18th सेंचुरी तक किस चीज़ में डिफरेंस मिला था बेटा? एलिमेंट्स और कंपाउंड का जो डिफरेंस था वो उसी दौरान खोजा गया था। ठीक है, और उन्हें इस चीज़ में और खोज करने के लिए उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं और एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद क्या मिलता है हमें। ठीक है, एंटोइन एल लॉविस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब एक साइंटिस्ट थे एल लॉविस्टर, उन्होंने क्या करा कि दो लॉ दिए, किसके? केमिकल कॉम्बिनेशंस के। जो केमिकली कोई चीज़ जब कनेक्ट होती है तो उसके उन्होंने दो लॉ बनाए। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बाय लॉविस्टर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। उन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था बेटा मैंने। ठीक है, अब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर चेंज इन मास वाना केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, क्या उसके केमिकल मास में भी बदलाव आता है? तो इसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी 3.1 कराई है, तो वो है एक्टिविटी टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई आर केमिकल्स। एक्स एंड वाई आपने दो केमिकल सेट लिए,
एक्स में क्या है, कॉपर सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। वाई में क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर सेपरेटली a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y in water। वाटर में किसी भी एक पेयर को ले लो, जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का आपने एक पेयर लिया, उसका 5% आपने सॉल्यूशन बनाया। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन अ इग्निशन ट्यूब। ठीक है, आपने इग्निशन ट्यूब में अलग से उसका सॉल्यूशन लिया थोड़ा सा, और वाई का एक अलग फ्लास्क में ले लिया। Hang the ignition tube in the flask carefully, see that the solutions do not get mixed। Put a cork on the flask tube। ठीक है, ये क्या है, आपने जो फ्लास्क है आपने कॉर्क इस पे लगा दिया है और एक अलग से सॉल्यूशन इसमें डाला है, ठीक है, अमाउंट में, और उसमें उसे हैंग कर दिया। बट क्या होना चाहिए, वो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद weigh the flask with its contents carefully। Now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed। ठीक है, अब थोड़ा उसे आराम से हिलाएं जिसकी वजह से X और Y मिक्स हो जाए। Weigh again। What happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents change? उसके माउथ पे कॉर्क क्यों लगाया था, जिसपे एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट ना हो सके। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है हर जगह, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके सॉल्यूशन पे लगेगा तो वेट में चेंजेस आएगा, तो इसीलिए हमने उसे कॉर्क लगाया था, जिसकी वजह से उसका मास में चेंजेस ना आए। इस एक्टिविटीज के माध्यम से हमें पता चलता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मास जितना था वो कन्वर्ट हो जाएगा अनदर पार्ट्स में, ठीक है, बट मास हमेशा सेम रहेगा। जैसे आपने 5 किलो चीनी ली और आपने 10 किलो पानी लिया, ठीक है, 10 लीटर पानी में अगर आप 5 किलो चीनी मिक्स कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन बेटा 15 किलो ही मिलेगा, 10 किलो नहीं मिलेगा। जितना आपने पार्टिकल्स लिए थे सॉल्यूट के और जितना सॉल्वेंट लिया था, उन्हें मिक्स करने के बाद जितने सॉल्वेंट का टोटल मास था उतना टोटल मास आपके सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपका दूसरा था। लॉ ऑफ स्ट्रेस ने आपने पहला दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8। अब क्या है बेटा, आप पानी कहीं का भी देख लें, कहीं से भी ले लें, जो रेशियो मिलेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो 1:8 ही होगा। अब चाहे वो आप बुलंदशहर के अंदर देखें, चाहे आप यूपी के अंदर देखें, चाहे आप इंडिया के अंदर देखें, चाहे आप अमेरिका के अंदर देखें, जहाँ भी होगा वाटर, वहाँ उसकी जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, 1:8 ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। इनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही होता है जिसमें कोई कंपाउंड बनाया जाता है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। अगर आप कहीं भी जाके 9 ग्राम पानी को उबालते हो तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त ही होगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी एरिया में जाके इस प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं, किसी भी पानी या किसी भी सोर्स ऑफ वाटर के से इस चीज़ को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14/3। ऐसे ही आपका अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 14:3 होता है बाय मास, वॉट एवर द मेथड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। अब आपके पास कोई भी मेथड हो, जिस मेथड से आप इस चीज़ को ले रहे हो, लेकिन इनका रेशियो हमेशा 14:3 का ही मिलेगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में जो
या किसी भी एलिमेंट्स में, ठीक है, आपका जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे। जितने प्रोपोर्शन में वो बन सकता है सिर्फ उसी में मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी भी आपका कोई सब्सटेंस नहीं बन सकता है अलग प्रोपोर्शन में। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस लॉ। अब यहाँ तक इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, फिलोसफर ने बोल दिया, लेकिन अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ या एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डॉल्टन, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने जो मैटर होता है उसके नेचर्स के ऊपर अपनी एक थ्योरी दी। डॉल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी। He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particles of matter are atoms. His theory was based on law of chemical combinations. अब क्या था कि अभी तक सबने क्या बोला था कि मैटर को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में बदलते हैं, मेटल्स को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में बदलते हैं। किसी ने नाम नहीं दिया। एक फिलोसफर थे इंडिया के जिन्होंने उसे परमाणु बोला था, लेकिन किसी ने एक क्लियर नाम नहीं दिया। डॉल्टन ने उसको डिस्क्राइब किया, खोजा और उसका एक नाम दिया एटम। ठीक है, अब डॉल्टन्स की जो थ्योरी थी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इनकी जो वो थी डिस्कवरी, वो किस पर बेस्ड थी? जो दो साइंटिस्टों ने अपना क्या दिया था, लॉ दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसका था? दो बेसिस पे था, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और अ मिक्सचर। अब मैटर तो बेटा कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है या मिक्सचर भी हो सकता है। इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये सभी मिलकर एक छोटे से पार्टिकल्स से बने हैं जिसका नाम क्या है? एटम। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। अब उन्होंने अलग अलग पोस्टुलेट्स में उसे डिवाइड किया। क्या था? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी मैटर एक बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होता है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ना तो आप उसे खत्म कर सकते हो ना पैदा कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन से। वो स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट ही रहेगा, ना आप उसे ब्रेक कर सकते हो, ना उसे तोड़ सकते हो, ना उसे अलग अलग भागों में डिवाइडेड कर सकते हो। जैसा था ऐसा ही रहेगा, ना आप उसे अलग से कोई और एटम उसमें बना सकते हो। एटम था, लास्ट है, लास्ट ही रहेगा। ठीक है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो एटम होगा उसकी अपनी पर्टिकुलर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये नहीं कि हर एक एटम, चाहे वो किसी का भी एटम हो, एलिमेंट आपके पास कुछ भी है, चाहे कॉपर है चाहे एल्युमिनियम है, सबका एटम एक जैसा होगा, नहीं होगा। सबका मास अलग होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी बताया था सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग मास होता है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इनको एटम्स स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं जिसकी वजह से क्या बनता है? आपका कोई भी कंपाउंड बनता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो जो रिलेटिव नंबर्स उनको मिलता है उनके डिपेंड करता है कि एटम्स कैसा था, किस नेचर का था, जिसकी वजह से कंपाउंड आपका मिला है। ठीक, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स। अब इसके बाद में आप पढ़ोगे कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर भी कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एटम। क्लियर बेटा? ओके क्लास।